ये तो बिल्कुल साफ है, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो आपने क्या ये सोचा कि उस कम्युनिटी के खिलाफ क्या वायलेंस हो सकता है? क्योंकि अब वो आइडेंटिफाइड है, जहाँ पे दुकानदार से कहा गया कि अपने मुस्लिम एम्प्लॉइज को आप हटा दीजिए। मुस्लिम एक रेडी लगाने वाला या दुकानदार, उसने अगर अपना नाम बाहर लिख रखा है, तो आपने जो उत्तराखंड में हुआ कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकान के बाहर लोगों ने पेंट से क्रॉस लगाया था। अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लोगों से खुद ही उनका नाम लिखवा दिया। और हमें ये पता है कि पिछले कुछ दिनों में भी आप देखिए कितनी मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं। तो आपने क्या ये सोचा रत्ती भर भी कि, या आपने किया ही उस इंटेंशन से कि लोगों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो? चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री ने कैसे कैसे बयान दिए। इस देश का बंटवारा भी तो धर्म के नाम पे किया गया था। तो धर्म की राजनीति इस देश के ऑलमोस्ट डीएनए में घुसी हुई है, और पिछले 10 साल में वो इतनी बुरी तरीके से इंसर्ट कर दी गई है। धर्म की राजनीति होती आई है, भारतीय जनता पार्टी जानी ही उसलिए जाती है, और ये इनकी हिस्ट्री में रहा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे ऐसे एक से बढ़कर एक फैसले लिए जाते हैं। विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल चल रहा है काफी दिनों से, वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी के नेता मंत्री कह देते कि हम 2027 में सरकार बनाने की हालत में नहीं है। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग हो जाती है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का फैसला आता है कि कांवड़ यात्रा में मार्ग में सभी को अपने नेम प्लेट लगाने होंगे, अपनी दुकानों के बाहर अपनी परिचय देनी होगी। इसके बाद सियासी हलचल और बढ़ जाती है। कई लोगों ने इसे असंवैधानिक बताया, कई लोगों ने बताया कि आपसी भाईचारा खराब होगा इससे। सर, आपसे सीधा सवाल, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्या असर होने वाला है इससे? मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रशासन से। आपने भारत के कानून के और संविधान के किस धारा के तहत आपने ये मांग रखी है? जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। तो आप ये काम किस बेसिस पे कर रहे हैं, और क्या आपने इसके ओवरऑल रिपरकशंस एनालाइज किए कि क्या जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ है, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो आपने क्या ये सोचा कि उस कम्युनिटी के खिलाफ क्या वायलेंस हो सकता है? क्योंकि अब वो आइडेंटिफाइड हैं, ऑलरेडी केसेस निकल के आ रहे हैं जहाँ पे दुकानदार से कहा गया कि अपने मुस्लिम एम्प्लॉइज को आप हटा दीजिए एटलीस्ट इस ड्यूरेशन में। अब मुस्लिम एक रेडी लगाने वाला या दुकानदार, उसने अगर अपना नाम बाहर लिख रखा है, तो आपने जो उत्तराखंड में हुआ कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकान के बाहर लोगों ने पेंट से क्रॉस लगाया था। अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लोगों से खुद ही उनका नाम लिखवा दिया। और हमें ये पता है कि पिछले कुछ दिनों में भी आप देखिए कितनी मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं। तो आपने क्या ये सोचा रत्ती भर भी कि, या आपने किया ही उस इंटेंशन से कि लोगों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो? और क्या ये संविधान और कानून की किसी धारा के तहत आपने एक्शन लिया? पर योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी बनाया है, ये तो सबको लगाना है, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको अपनी पहचान अपनी दुकान के बाहर लिखी होनी चाहिए ताकि कांवड़ियों को सुविधा हो। इसके साथ साथ जो भी सामान है उसकी कीमतें भी लिखी होनी चाहिए। परिचय देने में क्या समस्या है? मैं फिर आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि लगाना तो सबको है, और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सबके लिए है, ठीक है, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या हैं और वो किस कानून के तहत है? आप अपनी इच्छा से जो भी करना चाहें आप अपने घर में कीजिए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप एक मुख्यमंत्री हैं या किसी पुलिस के आला अधिकारी ने इसका जो ऑर्डर पास किया है, वो किस बेसिस पर किया है? मैं सिर्फ वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये देश है, वो एक राज्य है जिसके आप पब्लिक सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। आपको काम कैसे करना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या ये उसके मापदंड में खरा उतरता है कि नहीं? और जिस देश में ओपन कॉल्स फॉर जेनोसाइड चल रही हैं कुछ सालों से, जिस देश में दिल्ली
भारत की राजधानी में अभी कुछ दिन पहले एक पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठा हुआ एक इंसान कहता है कि इनको सबको बोलो यहाँ से हट जाए, नहीं तो मैं तलवारें बांट के सबको कटवा दूंगा, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 1.5 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपने ये सोचा कि ये आइडेंटिफिकेशन परेड से एक जेनोसाइड हो सकता है, एक नरसंहार परपेचुएट हो सकता है? और फिर क्वेश्चन यही है कि ये आपका घर नहीं है, आप अपने घर में जो मर्जी कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप कानूनी व्यवस्था कानून के हिसाब से करेंगे और ये सोच के करेंगे कि आप जो भी फैसला लेते हैं उसके रिपरकशंस क्या हैं। क्या एक भी इंसान को सफ़र करना पड़ सकता है? ये एक बहुत बड़ा मापदंड है, कानून बनाया इसीलिए गया है ना। ये मनमानी थोड़ी है कि मैं चाहता हूं अब ये हो। ऐसे नहीं देश चलेगा, ऐसे नहीं सरकार चलेगी। और जो ये कर रहे हैं, अगर वो कानून की किसी भी धारा के खिलाफ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, तो सबसे पहला उनके ऊपर एक्टिविटी होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। कई लोगों का ये कहना है कि तब ये किसी के जुबान नहीं खुलते जब ऐसी घटनाएं देखी जाती है कि किसी दुकान में दूसरे के नाम से दुकान रजिस्टर्ड है, कोई और वहां पर काम करने वाला असामाजिक चीज़ें कर रहा होता है, तब कोई नहीं बोलता। या तमाम ऐसे जो इस्लामिक फेस्टिवल आते हैं उस वक्त जब बहिष्कार किए जाते हैं हिंदुओं के दुकान के, तब सब चुप रहते हैं। अभी सबको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, लोग बाकी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ कि कहीं पे भी कोई भी अगर गलत कर रहा है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी प्रकार जिसने गलती करी है, कार्रवाई सिर्फ उस पे होना चाहिए, पूरी कम्युनिटी पे नहीं हो सकती। जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हम। तो अगर आप कोई चीज़ रोक नहीं पा रहे और आप जनरलाइजेशन कर देते हैं, तो ये उसकी गलती नहीं, आपकी विफलता का निशानी है। दिल्ली में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली में गाड़ियाँ बहुत चोरी होती हैं, पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, तो पुलिस ने क्या करना शुरू कर दिया, रात को पूरे के पूरे इलाके की एग्जिट एंट्री बैरिकेड कर देते हैं। 1, 1.5, 2 किलोमीटर के इलाके में सिर्फ 1 या 2 एंट्री एग्जिट हैं। लोग घूमते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, हर कोई होता है कि पता ही नहीं है कौन सा बैरिकेड खुला होगा, कौन सा नहीं होगा। ये जो जनरलाइजेशन है कि आप अगर विफल हैं अपना काम करने में, तो आप सबको दंडित कर दें, ये नहीं चल सकता। जो गलती कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आप लीजिए, एक्शन लीजिए ना। कानून किस लिए है? जनता को भी कानून पालन करना है, और जो जनता के सेवादार हैं उनको उससे ज़्यादा कानून का पालन करना है। क्योंकि अगर आप एक ऐसा माहौल करेंगे तैयार जिसमें आप कानून के तहत नहीं काम कर रहे, तो जनता और भड़केगी और फिर दिक्कतें और बढ़ती हैं। तमाम नेताओं ने ट्वीट किया, इसको असंवैधानिक बताया। साथ ही ये भी कहा गया कि ये चुनावी लाभ के लिए बनाया गया, लाया गया ये कानून है, ये नियम है। इससे चुनावी लाभ कैसे होगा? अगर जनता बटेगी तो फिर सरकार पर गुस्सा उतरेगा। चुनावी लाभ कैसे होगा, ये बताइए। आज हमारे देश में पिछले कुछ सालों से खासकर, वैसे तो ये हमारे देश की कहीं पे शायद मानसिकता में घुसा हुआ है, धर्म के नाम पर, और राजनीति का धर्मांतरीकरण पिछले 1 दशक में तो बहुत बढ़ गया। और अभी हमने सुना कि चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री ने कैसे कैसे बयान दिए। तो कुछ भी अगर सरकार का कोई व्यक्ति कर रहा है और उसका नुकसान एक तबके को होता है या उसका फ़ायदा दूसरे को होता है, तो जो राजनीतिक हैं वो तो यही कहेंगे कि आप इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर रहे हैं, या आप इस बात को एक मुद्दा बनाना चाहते हैं
जो एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, या आप नरसंहार तक जाना चाहते हैं? क्योंकि इस देश में हमने देखा 1984 में जब सिखों का नरसंहार हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को देश के इतिहास की सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, 400 से ज़्यादा। वही इस बारी ये पार्टी दोबारा रिपीट करना चाहती थी अपने लिए, अब की बार 400 पार का जो नारा ये लेके आए, क्योंकि ये उसको रिपीट करना चाहते थे, अपने लिए करना चाहते थे। लेकिन इस देश में धर्म को मुद्दा बनाकर और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर सदियों से काम हुआ है। इस देश का बंटवारा भी तो धर्म के नाम पे किया गया था, और किसी चीज़ पे तो नहीं हुआ था कि ये इकोनॉमिक बंटवारा है या ये सोशोलॉजिकल बंटवारा है। बंटवारा तो धर्म के नाम पे था। तो धर्म की राजनीति इस देश के ऑलमोस्ट डीएनए में घुसी हुई है, और पिछले 10 साल में वो इतनी बुरी तरीके से इंसर्ट कर दी गई है कि किसी भी एक्शन को आज इस मापदंड पे देखा जाता है, एनालिसिस उस पे होता ही होता है। और ये सभी पार्टियों को समझना होगा कि एक इस पिछले चुनाव का जो नतीजा आया है, उससे ये भी समझना होगा कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। अब धर्म का एजेंडा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी को रिजेक्ट किया, और आप देखिए अयोध्या जैसी जगह में किया। आपने एक पावन मंदिर स्थल को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करी, और धन्य है वो लोग जिनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने ये धर्म की राजनीति न केवल अयोध्या में लेकिन बहुत सारी और जगह उसको नकारा। और मैं शुक्रगुजार हूँ, शंकराचार्य भी जो बोले, जहाँ सही है वो बोले। तो धर्म की राजनीति होती आई है, भारतीय जनता पार्टी जानी ही उसलिए जाती है, और ये इनकी हिस्ट्री में रहा है। तो ये तो अमूमन ये तो कोई भी कहेगा कि हाँ ये एक मुद्दा है। मुद्दा अगर आपको वाकई बनाना था कांवड़ में, तो आप कैसे उसको एक भाईचारे का प्रतीक बना सकते हैं? ऐसे भी तो एग्जाम्पल हैं जहाँ हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग, वो खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मुसलमान भी आते हैं जो कांवड़ लेके आते हैं, या हमारे यहाँ के जो मुस्लिम एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने दिल से सेवा करते हैं कांवड़ यात्रियों की। आप उसको क्यों नहीं फोर फ्रंट पे लाते? आप क्यों नहीं रोल मॉडल्स ढूंढते ऐसे? आप देश को अच्छा बनाना चाहते हैं या और बांटना चाहते हैं? ये वो मानसिकता है जिस पे ये लोग काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार के इस लिए गए नए फैसले की आलोचना हो रही है, और साफ बता रहे कि इससे प्रदेश में क्लेश बढ़ेगा, ना कि सौहार्द जो है वो आपस में भाईचारा जो है वो ज़्यादातर टूटेगा और ख़राब होगा। इससे प्रदेश में तबाही आएगी और कुछ नहीं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।